मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, यानी अमोनिया बनाने की आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हैबर्स प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं हैबर्स प्रोसेस यानी हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, हैबर विधि जो है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब औद्योगिक विधि है अमोनिया बनाने की। तो इसमें हम देखते हैं पहले सिद्धांत या प्रिंसिपल। अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है? हैबर विधि से अमोनिया बनाने का सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे मेथड या विधि को पढ़ेंगे। तो सिद्धांत कहता है क्या कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय होता है। और इसमें जो है 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी यह रिएक्शन जो होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया जो होती है एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो अब देखिए, इसको बैलेंस कर लिया जाए तो ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से, तो हो जाएगा। तो देखिए, अब इसके हैबर विधि का सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और साथ में 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि यह रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, मतलब ऊष्मा क्षेपी है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में दाब से कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, एक आयतन अगर हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं और 3 आयतन हाइड्रोजन, तो इसमें अभिकारक हम कुल ले रहे हैं 4 आयतन। 4 आयतन अभिकारक ले रहे हैं, यानी 4 वॉल्यूम जो है रिएक्टेंट ले रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उत्पाद वो 2 आयतन बन रहा है। अब देखिए, 4 आयतन अभिकारक लिए, 2 आयतन उत्पाद बना, यानी अमोनिया 2 आयतन बना। अब 2 आयतन अमोनिया बना, यानी अमोनिया जब बन रहा है तो आयतन कम हो जा रहा है। अब आयतन कम होने का तात्पर्य है कि दाब बढ़ रहा है, यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तभी आयतन कम होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम एक छोटे से चित्र से समझ लेते हैं कि मान लिया जाए कोई सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है। अब पिस्टन से अगर हम दाब ज़्यादा डालेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, तो अपने आप वॉल्यूम यानी आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यहाँ दाब हम कम करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। यानी अगर दाब हम लोग अधिक करेंगे, दाब अगर अधिक करेंगे तो आयतन जो होगा वो कम हो जाएगा, आयतन जो होगा वो कम हो जाएगा। यानी किसी गैसीय मिश्रण का, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, जो अमोनिया बन रही है वो भी गैस है। अगर गैसीय मिश्रण का अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम हो जाता है। अब इस पिस्टन से और इस सिलेंडर से क्लियर हो जा रहा है कि अगर हम ये पिस्टन है, मान लीजिए P है, और इसको अगर हम दाब यहाँ ज़्यादा करेंगे तो पिस्टन खिसक के नीचे आएगा, तो आयतन कम हो जाएगा। और पिस्टन पर अगर दाब हम कम करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो आयतन जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, क्लियर हो गया कि आयतन कम हो रहा, अमोनिया जब बन रहा है तो आयतन कम हो रहा है, और आयतन कम होने का तात्पर्य है दाब बढ़ रहा है। अब दाब बढ़ रहा है, अब हम लोग देख लिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जब रिएक्शन अग्र दिशा में हो रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो दाब बढ़ रहा है, क्योंकि अभिकारक जो है 1 आयतन और ये जो है 3, कुल 4 आयतन अभिकारक ले रहे हैं और उत्पाद जो है 2 आयतन बन रहा है। इससे हो गया श्योर कि
प्रोडक्ट बन रहा है, जब यानी अमोनिया का जब निर्माण हो रहा है तो दाब बढ़ रहा है। और ये रिएक्शन ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ला सातेलिए के नियमानुसार, ला सातेलिए के नियमानुसार अगर अधिक से अधिक अमोनिया बनाना है, अधिक से अधिक अमोनिया बनाना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? पहला कंडीशन, उच्च दाब हम लोगों को उच्च दाब की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आयतन हमको घटाना है, और आयतन तब घटेगा जब दाब बढ़ेगा। तो अमोनिया बनाते वक्त, क्योंकि ये देखिए उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में हो रही है, तो इसीलिए अगर हम दाब ज़्यादा करेंगे तभी अमोनिया का निर्माण होगा, यानी उच्च दाब की आवश्यकता होगी। और यह उच्च दाब लगभग होता है 200 वायुमंडल, 200 वायुमंडल, यानी 200 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ ताप, दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ ताप जो होता है वो बहुत कम ताप की आवश्यकता होगी, क्योंकि रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें ऊष्मा ऑलरेडी उत्पन्न होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो यहाँ अलग से ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ ताप कैसा होगा? निम्न ताप की जरूरत होगी। यहाँ जो है निम्न ताप की आवश्यकता होगी, निम्न ताप। और ये निम्न ताप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 500, यानी 450 से 500, तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप की यहाँ ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब इसको हम लोग पूरा सिद्धांत को देखते हैं कैसे लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा हैबर विधि से अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि, तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, और सिद्धांत में लिखना क्या रहेगा देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। देखिए उत्क्रमणीय रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में हो रही है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जिसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है और गैसीय मिश्रण का आयतन कम हो जाता है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार, किस नियम के अनुसार? ला सातेलिए के नियमानुसार, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अधिक से अधिक अमोनिया अगर हमको बनाना है तो उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। इतना हम लोगों को सिद्धांत में लिखना पड़ेगा। अब इतना सिद्धांत हो गया, एक बार सिद्धांत को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जिसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है और गैसीय मिश्रण का आयतन कम हो जाता है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार अधिक से अधिक अमोनिया बनानी है तो उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। अब ये उच्च दाब लगभग 200 वायुमंडल होता है और निम्न ताप लगभग 450 से 500, यानी लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। अब यहाँ इस रिएक्शन में हम चाहें तो उत्प्रेरक का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अब ये आयरन उत्प्रेरक है, यानी आयरन कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, और साथ में यहाँ मोलिब्डेनम प्रमोटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आयरन जो है यहाँ उत्प्रेरक है, यानी कैटेलिस्ट है, और मोलिब्डेनम वर्धक है, यानी ये प्रमोटर है। अब मोलिब्डेनम के स्थान पर अगर हम लोग चाहें तो दूसरा भी जो है वर्धक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वर्धक होता है K2O Al2O3 का मिश्रण। यानी अगर हम लोग वर्धक को बदलना चाहें, मोलिब्डेनम के स्थान पर हम चाहें तो K2O और प्लस Al2O3, यानी इन दोनों का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जा सकता है वर्धक के रूप में। यानी मोलिब्डेनम के स्थान पर पोटेशियम ऑक्साइड और
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। तो पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना दोनों, यानी पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी कहते हैं, इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग वर्धक के रूप में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम लगाया है, तो मोलिब्डेनम के स्थान पर हम लोग K2O Al2O3 इन दोनों का मिश्रण भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो ये रहा कि अगर हैबर विधि से अमोनिया बनाना है तो हम लोगों को क्या क्या कंडीशन लानी पड़ेगी। तो अगर हैबर विधि से अमोनिया बनाना है तो इसके लिए हमको अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर आयरन जो है, यानी लोहा, जिसको आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग किया जाएगा। तो मोलिब्डेनम यहाँ वर्धक है, आयरन उत्प्रेरक है, और वर्धक के रूप में हम लोग K2O और एल्यूमिना का मिश्रण भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा सिद्धांत। तो सिद्धांत को हम लोग देख लिए कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। यह रासायनिक अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है और गैसीय मिश्रण का आयतन कम हो जाता है। अतः लासातेलिए के नियमानुसार अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। अपक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग किया जाता है। मोलिब्डेनम के स्थान पर K2O और एल्यूमिना का मिश्रण भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग, ये तो रहा सिद्धांत। अब सिद्धांत के बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे विधि। तो विधि देखते हैं। विधि में तो अब ये तो सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद हम लोग रिएक्शन दे देंगे और रिएक्शन के बाद अब हम मेथड या विधि लिखेंगे। तो चलिए अब विधि हम लोग समझते हैं, विधि या मेथड। तो अब ये मेथड हेडिंग डाल करके चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिगर ड्रा कर लेंगे। हमने तो पहले से ही फिगर ड्रा कर रखा क्योंकि आपका समय बचाना है, क्योंकि कम से कम समय में हम इसको पढ़ाना भी, इसीलिए फिगर हम पहले ही ड्रा कर लिए हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय आपका किल होगा, और हम सोचते हैं कम ही समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दें। तो अब देखिए विधि में हम लोग शुरू कर रहे हैं कैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाएंगे। ये तो सिद्धांत हो गया। विधि में हम लोग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद लिखना क्या है देखिए। अब देखिए ये औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ले करके ही अमोनिया बनाना है। तो सिद्धांत कह रहा कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही अमोनिया बनाओगे। बस यहाँ उत्प्रेरक जो होगा रिएक्शन को तेज कर देगा, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को तेज करेगा। तो ये सब तो बात है, लेकिन हमको रॉ मटेरियल जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही लेना है। तो नाइट्रोजन हम जो है हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन लिया जाता है वायुमंडल से। कहाँ से लिया जाता है, वायुमंडल से। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लिया जाता है और भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन को लिया जाता है। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस को हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं। वाटर गैस, भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी कहते हैं। और भाप अंगार गैस से हमको हाइड्रोजन लिया जाता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन। अब देखिए हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन लिया जाता है। और इन दोनों का रेशियो क्या होता है ये भी देख लिया जाए यहीं पर, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या किए, नाइट्रोजन लिए हैं वायुमंडल से, हाइड्रोजन लिए हैं भाप अंगार गैस से, और वो भी किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, 1:3। यानी देखिए यहाँ नाइट्रोजन का 1 अणु है तो हाइड्रोजन का 3 है, तो 1:3 के अनुपात में हम लोग ले लिए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। अब देखिए यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा सिद्धांत से कि नाइट्रोजन अगर 1 रहेगा तो हाइड्रोजन 3 रहेगा, यानी नाइट्रोजन का 3 गुना हाइड्रोजन रहेगा। तो जितना नाइट्रोजन है उसका 3 गुना हाइड्रोजन लिया गया है। तो नाइट्रोजन को लिया गया है वायुमंडल से, भाप अंगार गैस को लिया गया है, भाप अंगार गैस से लिया गया है हाइड्रोजन को। इन दोनों को ले करके
कहाँ पर प्रवाहित किया गया है? संपीडक में, यानी कंप्रेसर में। अब संपीडक का काम होता है प्रेशर डालना। अब देखिए, हमने अभी बताया कि उच्च दाब की जरूरत होगी, तो उच्च दाब लगभग होता है 200 वायुमंडल, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 200 वायुमंडल। और निम्न ताप की जरूरत होगी, ताप लगभग जो है 500 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। तो देखिए, यहाँ ताप की ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, बस दाब जो है जरूरत है ज़्यादा, क्योंकि ये तो सिद्धांत पे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो 500 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, सिद्धांत में कहा ही गया है कि उच्च दाब की जरूरत होगी, तो उच्च दाब लगभग 200 वायुमंडल। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को संपीडक में प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 वायुमंडल दाब दिया जाता है। 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडित किया था, मतलब यहाँ 200 वायुमंडल दाब इन गैसों के ऊपर लगाया जाता है। अब जब 200 वायुमंडल दाब पर इसको संपीडित कर दिया गया, मतलब 200 वायुमंडल दाब इस पर डाला गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भेज दिया गया कहाँ पर? शोधक एवं शुष्कन कक्ष में, प्योरीफायर एंड ड्राइंग चेंबर में। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पहले संपीडक में भेजा गया, संपीडक में 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको संपीडित किया गया। उसके बाद इसको भेजा गया कहाँ पर? शोधक एवं शुष्कन कक्ष में। अब शोधक एवं शुष्कन कक्ष में जाएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में जो अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस आई है, अगर उसमें अशुद्धि है तो अशुद्धि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब शुद्ध और शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को, देखिए यहाँ पर ब्लॉक हो गई थी नली, इसको ओपन कर दिया जाए। तो अब यहाँ शुद्ध और शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, कैटालिटिक चेंबर में। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ आ रही है? उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में जो है आयरन और मोलिब्डेनम रखा होता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम रखा है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब यहाँ देखिए, एक सब कुछ कंडीशन फुलफिल होता नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना है, इनको 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडित करना। तो यहाँ 200 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ संपीडक में, यानी कंप्रेसर में 200 वायुमंडलीय दाब पर इनको संपीडित कर ही दिया गया। अब इनको भेजा गया शुष्कन एवं शोधक एवं शुष्कन कक्ष में, जहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो अशुद्धि थी वो समाप्त हो गई। अब इन दोनों गैसों को, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से भेजा गया है उत्प्रेरक कक्ष में, कैटालिटिक चेंबर में। अब उत्प्रेरक कक्ष में देखिए, आयरन और मोलिब्डेनम पहले से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा रहता है। ये उत्प्रेरक है और ये वर्धक है। वर्धक मतलब होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, यानी ये कैटलिस्ट है और ये प्रमोटर है। अब यहाँ पर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो सब कुछ कंडीशन फुलफिल हुआ, 500 डिग्री सेल्सियस ताप मिला, ये सब हुआ। तो ये यहाँ पर क्या होगा? अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो अमोनिया बनेगी वह गैस रूप में बनेगी। अब यहाँ से अमोनिया जो है गैस के रूप में बनेगी, और यहाँ से गैस के रूप में अमोनिया जाएगी संघनित में, यानी कंडेंसर में। संघनित में यहाँ चारों तरफ से ठंडा ठंडा पानी भरा होता है। अब इसमें से जब अमोनिया गुजरेगी, इसमें से जब अमोनिया गुजरेगी, तो यहाँ हम लोग जल को प्रवाहित करते हुए दिखा दे रहे हैं, और इधर से जल निकलता हुआ। तो इसमें से जब अमोनिया गुजरेगी तो अमोनिया गैस में, अमोनिया गैस ठंडी हो जाएगी। अब ये जल बना दिया गया। अब अमोनिया गैस ठंडी हो जाएगी, और अमोनिया गैस ठंडी हो करके द्रव रूप में यहाँ इकट्ठा होगी, जिसको हम लोग इकट्ठा करते रहेंगे, मतलब इसको बाहर निकालते रहेंगे। अब मान लिया जाए कि कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसा था जो अमोनिया में बदल नहीं पाया, कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसा है जो अमोनिया में तब्दील नहीं हो पाया, बदल नहीं पाया है। तो वह यहाँ पर जाकर के ठंडा होकर के जो है द्रवित तो होगा नहीं, वहाँ से इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भेज दिया जाएगा रीसर्कुलेशन पंप में। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो अमोनिया में बदल नहीं पाया है,
उसको फिर लौटा करके उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब इस तरह से अमोनिया बनता रहता और अमोनिया बाहर निकलता रहता, इसको टैंक में एकत्रित करते रहते हैं। अब देखिए, इसको फिर से एक बार देख लिया जाए, शुरू से विधि को हम देखते हैं, उसके बाद एक बार पूरा हम सिद्धांत और विधि पूरा टोटल एक बार बता देंगे, उसके बाद इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए विधि में क्या होगा, पूरी कहानी की तरफ सुने हम लोग। क्या होगा, इसको हम सब लोग हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब अंदर बना होता तो यहाँ गैस थोड़े दिखेगी। तो देखिए, हैबर विधि या हेबर विधि जो भी कहिए, से अमोनिया का निर्माण करने के लिए वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 यानी 1:3 के अनुपात में ले करके उसे संपीडक में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसीय मिश्रण है उसको 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडित कर दिया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी गैसीय मिश्रण को यहाँ से भेजते हैं शोषक एवं शुष्कन कक्ष में। यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन को लेकर के उसको संपीडक में भेजे, संपीडक में 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडित कर दिया गया। अब इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं शोधक एवं शुष्कन कक्ष में। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में जो अशुद्धि होगी वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद शुद्ध एवं शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, जहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर Fe और MO रखा होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। अब यह इस अमोनिया गैस को भेज देते हैं कहाँ पर, संघनित्र में यानी कंडेंसर में। यहाँ अमोनिया गैस ठंडी होकर द्रव रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकलती रहती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वह भाग जो अमोनिया में बदल नहीं पाता है उसको फिर यहाँ से भेज देते हैं रीसर्कुलेशन पंप में, और यहाँ से होते हुए उसे फिर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस तरह से अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि है। अब इसको हम पूरा सिद्धांत और विधि एक बार और जो है देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए, चलिए आ गया एग्जाम में, मान लीजिए हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, तो हम पहले हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। पहले हम डालेंगे हेडिंग सिद्धांत। सिद्धांत में लिखेंगे क्या, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है जिसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है और गैसीय मिश्रण का आयतन कम हो जाता है। अतः लासातेलिए के नियमानुसार अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया के वेग को तीव्र करने के लिए Fe उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग किया जाता है। मॉलिब्डेनम वर्धक के स्थान पर K2O और Al2O3 का मिश्रण भी प्रयोग किया जा सकता है। अब ये हो गया सिद्धांत। अब विधि हेडिंग डालेंगे। विधि में लिखेंगे क्या, हेबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करने के लिए वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के इसे संपीडक में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इस गैसीय मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडित कर दिया जाता है। इसके पश्चात गैसीय मिश्रण को शोषक एवं शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। अब शुद्ध एवं शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर Fe और MO उपस्थित होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। अब अमोनिया गैस को संघनित्र में प्रवाहित कर देते हैं, जहाँ पर अमोनिया ठंडी होकर के द्रव रूप में एकत्रित होती रहती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वह भाग जो अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाता है उसको पुनः यहाँ से सर्कुलेशन पंप में प्रवाहित करते हैं और सर्कुलेशन पंप से होते हुए फिर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये रहा अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो अब जो है आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में पहुंचाएं, शेयर कर दें, ताकि आप जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको ये वीडियो से जहां तक हो लाभ हो जाए। धन्यवाद।